हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो डिस्कशन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं अभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे जो है विद करंट एंड स्टैटिक पार्ट कवर किया जाएगा जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है वर्ल्ड बी डे के बारे में। बीज जो हैं यानी कि जो हनी बीज रहती हैं वो हमारी अगर इकोलॉजी के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि पॉलिनेशन का जो प्रोसेस रहता है इन्हीं के थ्रू जो है वो कंप्लीट होता है। जो फ्लावर से जो है फ्रूट्स वगैरह या फल सब्जी वगैरह जो है ग्रो अप होती हैं, तो इनका ही पूरा रूल रहता है। क्लियर? तो ऑब्जर्व किया जाता है इसको 20 मई को, यानी कि इस बार जो ऑब्जर्व किया गया 20 मई को किया गया है। एवरी ईयर 20 मई को ही किया जाता है। एक्नॉलेज की बात करें हम लोग कि बीज जो है वो हमारे इकोसिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉलिनेटर्स, ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनेटर्स का काम करती हैं। और इसको यानी कि इस डे को बेसिकली जो यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है एज अ पॉलिनेटर्स और इन आवर इन्वायरमेंट, और क्योंकि थ्रेट काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम में ये फेस कर रही हैं, क्योंकि इनका जो रोल रहता है हमारी जो इकोसिस्टम है उसको सस्टेन करने का रोल रहता है। और यहाँ पे जो की पर्पस है कि इस डे को हमने ऑब्जर्व करना है, स्पेशली इसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो थीम इंपॉर्टेंट है बी एंडेंजर्ड, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में तो कितनी प्यारी बी है जो यहाँ पे जो है यहाँ पे फोटो आपको दिखाई जा रही है। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं यहाँ पे एक डे की और। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे जो है ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं मई के 3 फैब में, यानी कि यहाँ पे मई के 3 फैब फ्राइडे में, सॉरी फैब बोल रही हूँ। क्लियर? तो मई का जो 3 फ्राइडे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल जो ये डे आया है 20 मई को आया है। तो 20 मई को हम लोग ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये जो डे हम लोग सेलिब्रेट करें 16th नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे है। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जो विलुप्त हो रही हैं आज के टाइम में, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो एंडेंजर्ड कैटेगरीज में उसको रखा गया है। तो कैसे हम इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे इनको जो है कंजर्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इस डे के रिलेटेड हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सेलिब्रेशन की यहाँ पे जो बात आ रही है, मेन इम्फेसिस क्या है कि कैसे हमने कंजर्व करना है अपने प्लानट को, स्पेशली हमारी अर्थ का जो फ्लोरा एंड फौना है। फ्लोरा का मतलब रहता है कि जो प्लांट से रिलेटेड स्पीसीज है, एंड फौना का मतलब रहता है जो एनिमल स्पीसीज होती है। थीम 2022 की बात करें यहाँ पे रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाने की बात की जा रही है। इसका फॉर्मेशन किया जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा भी अनाउंस किया गया है कि फॉर्मेशन किया जाएगा कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया का अंडर चेयरमैनशिप ऑफ वेटरन कॉटन जो मैन सुरेश भाई कोटक हैं, ठीक है। तो इनकी चेयरमैनशिप के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो काउंसिल जो है ये रिप्रेजेंटेशन करेगी स्पेशली जो टेक्सटाइल्स हैं, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है एंड फाइनेंस जो मिनिस्ट्रीज हैं, इनके साथ वर्क करेगी। और यहाँ पे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये भी यहाँ पे काम करती चलेगी, एंड कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। मिस्टर गोयल जो हैं यहाँ पे यानी कि पीयूष गोयल जो मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, तो पीयूष गोयल के द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि जो स्पिनिंग एंड ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं हमारी कंट्री की, तो यहाँ पे इसका पार्ट बन सकती हैं सप्लाई करने के लिए, स्पेशली कॉटन एंड यार्न फर्स्ट टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा बात करते हैं हम कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है आने वाले टाइम में जो है इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करने की बात की जा रही है। रॉबस्ट एक्शन प्लान प्रिपेयर किया जाएगा ताकि आउट ऑफ टैंगिबल इंप्रूवमेंट किया जा सके इस फील्ड में। अनाउंसमेंट जो है ये सैटरडे को की गई ड्यूरिंग द मीटिंग जब थी कॉटन वैल्यू चेन को कैसे हम लोगों ने आगे बढ़ाना है, अंडर द चेयरमैन ऑफ द यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल। क्लियर? तो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल, उनके चेयरमैनशिप के अंडर यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें की गई। क्लियर? तो कॉटन यार्न एंड फैब्रिक की बात करें तो ये एक्सपोर्ट किया गया हमारी कंट्री के द्वारा 23% टोटल टेक्सटाइल की बात करें। और 2019-20 के हिसाब से देखें तो इंडियाज़ कॉटन प्रोडक्शन जो है वो 36.4 मिलियन बेल्स हुआ और 170 kg ईच देखने को मिला। ड्यूरिंग 2019-20 की बात करें तो एक्सपोर्ट जो किया गया कॉटन यार्न, कॉटन फैब्रिक एंड कॉटन मेडअप एंड हैंडलूम प्रोडक्ट जो है यहाँ पे
10.1 बिलियन जो यूएसडी डॉलर है, तो उससे हमने क्या किया, ये एक्सपोर्ट किया, यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा ये बेचा गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अनिल बैजल के बारे में। अनिल बैजल कौन है? तो ये अनिल बैजल जो है ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जिनके द्वारा अभी रेजिग्नेशन दिया गया है अपना जो है प्रेसिडेंट को। तो सारी चीज़ें हम बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करेंगे। तो दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के द्वारा अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दिया गया है, श्री रामनाथ कोविंद जी को। कुछ पर्सनल रीजन के कारण इनके द्वारा रिजाइन कर दिया गया अपनी पोस्ट से। तो अपॉइंटमेंट जो है नेशनल यानी कि इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 2016 में एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्लियर? तो इनके द्वारा जो यहाँ पे अपनी पोस्ट जो है वो संभाली गई आफ्टर दी नजैब जंग, यानी कि इनसे पहले नजैब जंग थे यहाँ के दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इनके द्वारा डीडीए वाइस चेयरमैन एंड यूनियन होम सेक्रेटरी यहाँ पे सर्व किया गया ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब गवर्नमेंट थी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं गवर्नर का क्या प्रोसेस रहता है हमारी कंट्री में। गवर्नर जो है एक लिंक क्रिएट करते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के बिटवीन का जो लिंक रहता है। क्लियर? वैसे ही जैसे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ब्रिज का काम करते हैं किस किस के बिटवीन, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिटवीन, वैसा ही गवर्नर काम करते हैं। क्लियर? तो गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात करें कि पावर्स जो है रिलेटेड किससे है, यानी कि ये जो आर्टिकल्स आप लोगों ने याद रखने हैं, स्पेशली जो आर्टिकल्स हैं। क्लियर? तो आर्टिकल्स के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। आर्टिकल 153 टू 162 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये डील करता है गवर्नर्स की क्या क्या पावर हैं, क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हैं, क्लियर, क्या क्या फंक्शंस हैं। तो आर्टिकल 153 आप लोगों ने याद रखना है टू 162। रोल क्या है गवर्नर का? सिमिलरली जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं सेंटर पे, वैसे ही गवर्नर रहते हैं स्टेट्स में। गवर्नर परफॉर्म करते हैं सेम ड्यूटीज जैसे प्रेसिडेंट की होती है, बट फॉर द स्टेट। क्लियर? तो सेम ड्यूटीज यहाँ पे गवर्नर के द्वारा परफॉर्म की जाती है जैसे कि प्रेसिडेंट करते हैं सेंटर लेवल पे। गवर्नर ड्यूल रोल प्ले करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माने जाते हैं स्टेट के, एंड ये क्या करते हैं, एडवाइस बाउंडेड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेते हैं ये। और यहाँ पे फंक्शंस जो हैं ये लिंक क्रिएट करते हैं यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बिटवीन। आर्टिकल 157 जो है और आर्टिकल 158 जो है ये स्पेसिफाई करता है एलिजिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट है किसकी, गवर्नर की पोस्ट की। कुछ यहाँ पे क्राइटेरियाज हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं अगर गवर्नर की पोस्ट पे अगर जाना है तो। एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, और ये यहाँ पे अगर बात करें गवर्नर की, ना ही ये पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए, ना कि ये एमपी होने चाहिए, और ना ही ये एमएलए होने चाहिए। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और ना ही ये एनी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे, यानी कि अपनी पोस्ट पे अगर वो है गवर्नर की पोस्ट पे तो अनदर कोई ऑफिस है वो उस पे वर्क नहीं करते होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है? तो कोई भी ऐसा साइड बाय साइड जो वर्क रहता है वो नहीं करना इनके द्वारा। तो टर्म अगर देखें गवर्नर ऑफिस की तो बेसिकली 5 ईयर्स की रहती है, और ये टर्मिनेट भी की जा सकती है। ठीक है? डिसमिसल बाय द प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। क्लियर? तो यहाँ पे गवर्नर जो है वैलिड रीजन दे सकते हैं, इज नॉट परमिटेड। क्लियर? तो यहाँ पे गवर्नर्स विदाउट अ वैलिड रीजन इज नॉट अ परमिटेड है। तो यहाँ पे ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है कि डिसमिस कर सकते हैं गवर्नर को। ठीक है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड मेलफाइड। रेजिग्नेशन किसको दिया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है। ठीक है? रेजिग्नेशन बाय द गवर्नर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल के द्वारा भी रीअपॉइंट किया गया है गोपाल वितल को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो 2028 तक इनकी क्या रहेगी पोजीशन, जो है अपनी अपनी पोजीशन पे रहेंगे ये। तो भारतीय एयरटेल के द्वारा अभी रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है? तो ये नाम याद रखिएगा। तो अपॉइंटमेंट्स जो हैं वन डे एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। अगर रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो टेक्लो पोस्टेड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, ये इतना नहीं याद रखना आपको। बेसिकली ये याद रखना है कि किसकी अपॉइंटमेंट की गई है भारतीय एयरटेल में एज ए एमडी एंड सीईओ। फाउंडर कौन है इसके भारतीय एयरटेल के? वो है सुनील भारती मित्तल हैं। फाउंड कब किया गया? 7 जुलाई 1995। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड अभी मिला है हमारे ही इंडियन ओरिजिन पर्सन को। तो चेयरमैन जो है पिरामल ग्रुप के अजय पिरामल, तो इनके द्वारा ऑनररी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड जो है इनके द्वारा मिला है इनको। ठीक है? जीता गया है, यानी कि वहाँ की जो क्वीन है ब्रिटेन की, उनके द्वारा दिया गया है। तो इनके द्वारा अवार्ड जो रिसीव किया गया, इनकी जो सर्विस थी यूके इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप को लेके, तो इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा, अगर यूके और इंडिया के ट्रेड की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट लिंक जो इनके द्वारा बनाया गया, तो उस रिलेशनशिप के को देखते ही यहाँ पे जो है ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड दिया गया इंडिया को, चेयर ऑफ द यूके इंडिया सीईओ फॉर्म।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अजय पिरामल जो हैं इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है हमारी कंट्री की जो बॉक्सर हैं निखात जैरिन। तो ये वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं ओवर द थाईलैंड जितपोंग जुतामस। ओके, तो ये वर्ल्ड चैंपियन अभी बनी है, इंडियन बॉक्सर हैं निखात जैरिन। तो ये नाम याद रखिएगा। अगर निखात जैरिन की बात करें तो ये बॉक्सर इनके द्वारा क्लिंच किया गया है गोल्ड फ्लाईवेट 52 केजी का। क्लियर। तो यहाँ पे जो है थाईलैंड में अभी गेम्स देखने को मिली। वर्ल्ड चैंपियंस की बात करें तो मैरी कॉम जो है 2002, 2005, 6, 8, 10, 2018। ठीक है, उसके बाद सरिता देवी। क्लियर। तो यहाँ पे जो है अभी बॉक्सर निखत जरीन, तो ये वर्ल्ड चैंपियन बनी है। तो ये 5th इंडियन वुमेन है बॉक्सर हैं जिनके द्वारा ये टाइटल जीता गया है। इंडियन सेकंड विक्ट्री रही ओवर द थाई आफ्टर विनिंग द थाईलैंड ओपन 2019। निखत ओनली इंडियन वुमेन है जिनके द्वारा 2 गोल्ड जीते गए हैं एट दी सितरंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में। और ऑल्सो इनके द्वारा वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीता गया इन अंताल्या 2011 में। इंडिया शो इंडियन वुमेन हैव सो फॉर यानी कि 39 मेडल्स रहे, 10 गोल्ड रहे, 8 सिल्वर रहे, 21 ब्रोंज रहे एट दी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो ये नाम याद रखिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी जो है अगर बात करें तो इनकी सेकंड, ये इंडिया की सेकंड विक्ट्री रही। क्लियर। तो इससे पहले हम लोगों के द्वारा थॉमस कप भी जीता गया। क्लियर। तो यहाँ पे बात की जा रही है अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि सेंटर एंड स्टेट जो है वो जीएसटी रिलेटेड अगर जो लॉज बनाने हैं तो इक्वली उनके पास पावर है। तो ऐसा किसके द्वारा बोला गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्लियर। तो अगर बात करते हैं हम लोग जीएसटी के बारे में, जीएसटी बिल हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे अगर बिल की बात करें, बिल की संख्या हमेशा ज़्यादा रहती है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर अमेंडमेंट की बात करें तो उनकी संख्या कम रहती है अगर इसकी नंबरिंग की बात करें तो। क्लियर। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है 122 अमेंडमेंट बिल था जो 2014 में पेश किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इसको 2016 में अप्रूवल दिया गया। उसके बाद यहाँ पे राज्यसभा के द्वारा भी यहाँ पे जो है पास कर दिया गया और फिर यहाँ पे 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 का लाया गया और 1 जुलाई 2017 में क्या किया गया? इसको इम्प्लीमेंट किया गया। क्लियर। जीएसटी को अगर प्रोविजंस की बात करें यहाँ पे कि सेंट्रल जीएसटी यहाँ पे कवर की गई, उसमें एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। स्टेट जीएसटी में कवर किया गया वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, वैट जो है ये स्टेट के द्वारा लगाया जाता है, ये याद रखिएगा। और इंटीग्रेटेड जीएसटी की बात करें, इसमें इंटर स्टेट ट्रेड जो रहता है उसको कवर किया गया। आईजीएसटी जो है इज नॉट अ टैक्स बट अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट स्टेट एंड यूनियन टैक्सेस। आर्टिकल 246A याद रखना आपको कि आर्टिकल 246A यानी कि अमेंडमेंट किया गया है इसमें। इसके तहत क्या किया गया है? स्टेट को पावर दी गई है कि यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं? लॉज बना सकते हैं। अब जीएसटी काउंसिल की हम लोग बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल जो है आर्टिकल 270A के तहत आती है। जीएसटी काउंसिल जो है ये फाउंड किसके द्वारा की गई? बाय द प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर एंड गवर्न की जाती है जीएसटी के द्वारा। तो इसकी जो चेयरमैन रहती है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहती हैं, जो आज के टाइम में कौन है? निर्मला सीतारमन है। तो मिनिस्टर्स जो है यहाँ पे साथ ही साथ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एज इट्स मेंबर। काउंसिल जो है यहाँ पे अगर वोटिंग की बात करें तो 1/3 वोटिंग रहती है, स्टेट हैव 2/3। डिसीजन जो है 3/4 की मेजोरिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो स्टैटिक पार्ट भी आपका यहाँ पे कवर होता नजर आया। क्लियर। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।